हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल विद्या रिपेन एकेडमी में। जी बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए साइंस बायोलॉजी का हेरिडिटी चैप्टर। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग हेरिडिटी चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले थोड़ा सा इसके बारे में देख लें। जो कि हम लोग देखने वाले इसके बारे में इंट्रोडक्शंस और साथ ही देखने वाले टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, एक्लमेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शंस, वेरिएशन इन सेक्सुअल या असेक्सुअल के बारे में। फिर हम लोग देखने वाले हैं मेंडल्स एंड हिज वर्क के बारे में और मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस और साथ ही साथ देखने वाले सेक्स डिटर्मिनेशंस और क्वेश्चन सेशन। तो बच्चों, आप लोग इस वीडियो में पूरी तरीके से बने रहें और अगर कहीं भी किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट जरूर करना, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं और समझते हैं ये हेरिडिटी होता क्या है। हेरिडिटी का मतलब होता है जो पेरेंट्स के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग हुआ उसमें जो चीजें अगर इनहेरिट कर गया या उसके कैरेक्टर में या उसके ट्रेड्स में अगर बदलाव आ गया तो उसी को क्या कहते हैं, हेरिडिटी। मतलब जो हम लोग के पूर्वजों को जो चीजें हुआ है और अभी जो हो रहा है उसमें, या जो हम लोग के पेरेंट्स का था कोई भी ऐसा डिजीज या ऐसा चीजें वो अगर अभी हो रहा है, ट्रांसमिटेड हो चुका है, ठीक है ना, तो हम एक तरीके से उसको कह सकते हैं हेरिडिटी। चलो बच्चों, इसको हम लोग समझते हैं और अच्छे तरीके से देखो। जेनेटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो हम लोग यहाँ पे जेनेटिक अगर बात करें, साथ ही साथ यहाँ पे हेरिडिटी के और वेरिएशंस के बारे में समझने वाले हैं। अब ये हेरिडिटी होता क्या है? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर या ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब एक जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन में अगर कोई कैरेक्टर या ट्रेड्स जो अगर इनहेरिट कर जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हेरिडिटी है बच्चा, यहां पे अगर देखा जाए तो हम लोग तो इस समझ में आ गया हेरिडिटी कैसे हो सकता है, लेकिन इस हेरिडिटी में जो चेंजेस आ जाता है, जो हम कह सकते हैं यहाँ पे द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर या ट्रेड्स। अगर पेरेंट्स का जो ट्रेड्स है या कैरेक्टर है और वो जो ऑफस्प्रिंग में आ चुका है, अब ये दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस अगर हो जाएगा, इसको कहते हैं वेरिएशंस। जैसे पेरेंट्स में जो भी कैरेक्टर या ट्रेड्स है और उसके आने वाले जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चे हैं, ठीक है ना, उसमें अगर किसी तरीके से, अगर दोनों में किसी तरीके से अगर बदलाव हुआ, चेंज हुआ, यही चेंज को हम लोग क्या कह सकते हैं, वेरिएशंस कह सकते हैं। अब ये जो वेरिएशंस है बच्चा, इसको हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है सोमेटिक वेरिएशन और दूसरा होता है गैमेटिक वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशंस का मतलब होता है जिसमें हम लोग वैसे ट्रेड्स या कैरेक्टर जो सेल बॉडी में होते हुए भी हम इसको क्या करते हैं, एक्वायर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो इसको और देखते हैं। यहाँ पे वेरिएशंस क्या होगा, दो तरीके से होगा, एक होगा सोमेटिक वेरिएशन, दूसरा होगा गैमेटिक वेरिएशन। तो जो सोमेटिक वेरिएशंस होता है, ये बोला गया इट टेक प्लेस इन द सेल बॉडी, इट इज नाइदर इनहेरिटेड नॉट ट्रांसमिटेड। ये नहीं तो इनहेरिट करता है, ना ही ये ट्रांसमिटेड होता है, और सबसे बड़ी बात ये है ये एक्वायर्ड वाला ट्रेड्स है, मतलब ये खुद से लिया हुआ ट्रेड्स होता है बच्चा। जैसे ऐसे इसको समझ सकते हो, जरूरी नहीं है जो पेरेंट्स को हुआ होता है उसके आने वाले जो बच्चे होंगे उसमें वो सारी चीजें हो जाएगा। हो सकता है मान लीजिए अगर हम अपना पिन्ना यहाँ पे अगर काट लें, मतलब हम अगर यहाँ पे कान को अगर काट लें, तो जरूरी नहीं है जो मेरे आने वाले जो जनरेशन होगा या हम कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग होगा उसका भी एक कान कटा हुआ रहेगा, नहीं हो सकता है ना। तो हम इसको कह सकते हैं एक्वायर्ड। और जहां पे भी अगर एक्वायर्ड की बात होता है तो एक्वायर्ड वेरिएशंस ही क्या हो सकता है, यहाँ पे जहां पे अगर एक्वायर्ड वेरिएशंस की अगर बात कहा जा रहा है, एक्वायर्ड वेरिएशंस ही होता है आपका सोमेटिक वेरिएशंस। सो इट इज आल्सो नोन एज एक्वायर्ड ट्रेड्स। एग्जांपल मैंने अभी बताया, इसमें लिखा हुआ कटिंग ऑफ टेल्स इन द डॉग्स। अब डॉग के अगर टेल को काट दिया जाएगा, जरूरी नहीं है जो आने वाले उसका जो जनरेशन होगा उसका टेल कटा हुआ रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बोनिंग ऑफ पिनाइड एक्सेट्रा, जैसे मैंने अभी कान का बात बताया, ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं होता। मतलब ये एक्वायर्ड वाला होता है, मतलब खुद से लिया हुआ। लेकिन अगर बच्चा इसमें अगर बात करें गैमेटिक वेरिएशंस में, तो गैमेटिक वेरिएशंस कहते हैं ये गैमेट्स फॉर्म होने के बाद। अच्छा, गैमेट्स कब फॉर्म होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन की अगर बातें करें, जब गैमेट्स अगर फॉर्म करा
तो गैमेट्स फॉर्म होने के बाद यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या होता है, ये चेंजेस होता है, ये जो जगह लेता है वेरिएशंस का, ये हमेशा रिप्रोडक्टिव सेल में लेता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इसमें इनहेरिट कर सकता है, इसमें ट्रांसमिटेड हो सकता है, लेकिन इसमें ट्रांसमिटेड नहीं होता है। ठीक है ना, ये एक्वायर्ड वाला होता है, लेकिन ये जेनेटिक्स है, ये पेरेंट्स के द्वारा मिलेगा, ये पेरेंट्स द्वारा नहीं मिलता है क्योंकि खुद से लिया हुआ रहता है, लेकिन इसमें पेरेंट्स के द्वारा जो है हमको मिलता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए अगर देखा जाए तो ह्यूमन के हाइट्स की बात करें, स्किन कलर की बातें करें, अगर ऐसे अगर कुछ लक्षण अगर पेरेंट्स में अगर होते हैं तो उनके आने वाले ऑफस्प्रिंग में भी ये चीजें हो सकता है। ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटिक वेरिएशंस। तो बच्चों आपको ये दोनों वेरिएशन समझ में आ गया। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे आगे अगर देखा जाए बच्चा, यहाँ पे एक्युमुलेशंस, तो एक्युमुलेशंस का मतलब होता है जब भी अगर वेरिएशंस अगर होता है ना तो उसमें इंक्रीज आ जाता है बहुत ज्यादा। पहले आप देखो, पहले जमाने की बातें कर लो, ठीक है ना, अभी देख लो तो कितना ज्यादा वेरिएशन हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है कि नहीं, मिक्सिंग हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे भी वही बात बोला गया है, एक्युमुलेशंस और वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शंस। जब रिप्रोडक्शंस की बात आता है तो रिप्रोडक्शंस में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बदलाव आ जाता है। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इनएक्यूरेसी, एक्यूरेसी तो नहीं कह सकते, यहाँ पे सेपरेट होने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हम इसको क्या कह सकते हैं, जो वेरिएशन अकर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शंस वेदर ऑर्गेनिज्म मल्टीपल सेक्सुअली या असेक्सुअली। यहाँ पे दो ही बात से बदलाव आ सकता है, या तो असेक्सुअली या तो सेक्सुअली। तो यहाँ पे मल्टीपल सेक्सुअली मतलब इतना ज्यादा जनरेशन आगे बढ़ चुका है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिल चुका है। ठीक है, अब इसको और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो वेरिएशंस असेक्सुअल की अगर बातें करें तो बोला गया वेरिएशंस आर फ्यूअर, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेगा। किसमें, असेक्सुअल में। असेक्सुअल्स का मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो प्लांट्स में आपको ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। प्लांट्स पहले भी था, आज भी है, ठीक है ना, पहले जैसा था वैसे ही है कि नहीं, लेकिन बदलाव लाया गया है, लेकिन वो ह्यूमन बींग्स की वजह से लाया गया है, लेकिन उसका अपना नेचर की बात करें वैसे ही जा रहा है। ठीक है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत अगर बदलाव हो भी रहा है, अकर्स ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपी। तो यहाँ पे म्यूटेशंस जो हम कह सकते हैं, जो छोटे छोटे अगर मान लीजिए एरर की वजह से होने की वजह से थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो बोला गया वेरिएशंस होगा, लेकिन रिप्रोडक्शन वाले सेल में ही होगा। वेरिएशन आर लार्ज, इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अगर बात करें जो क्रॉसिंग ओवर है, यहाँ जो मेसोसिस की वजह से, ठीक है ना, मेसोसिस की अगर मतलब यहाँ पे बातें करें, ये एक ऐसा चीज होता है जो पूरा सेपरेट कर देता है, चेंज कर देता है। जब रिप्रोडक्शन के केस में अगर बात करें, ये पूरे तरीके से चेंज कर देता है क्रोमोसोम्स एंड म्यूटेशंस, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशंस होते हैं। सेपरेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स और म्यूटेशंस की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा, चेंज आएगा, वेरिएशंस आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये दोनों बातें समझ में आ गया। वेरिएशंस अगर देखा जाए तो असेक्सुअल में थोड़ा कम मिलता है, लेकिन सेक्सुअल में वेरिएशंस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मिलता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, जो क्यों ज्यादा इंपोर्टेंस है वेरिएशंस, वेरिएशंस क्यों जरूरी है। वेरिएशंस बदलाव वैसे तो लॉजिकल अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर मान लो वेरिएशंस अगर नहीं आया तो जो ह्यूमन बींग्स की बातें करें या एनिमल्स की अगर बातें करें तो वो सरवाइव नहीं कर सकता इन्वायरमेंट में। जिस तरीके से मान लीजिए टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है, आप ये भी कह सकते हो जब ये कोविड की बातें चल रहा था तो कोविड में जिसका अगर कहें तो पूरे तरीके से फिजिकली या बायोलॉजिकली अगर पूरे तरीके से हेल्थ अगर सही था, वो सरवाइव करा, है कि नहीं। तो वेरिएशंस जो अगर होता है उस वेरिएशंस को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। जो बदलाव इन्वायरमेंट में हो रहा है, अगर आप उसको वेरिएशंस को अगर आप अडॉप्ट नहीं करते बच्चा, इसका मतलब ये हुआ जो आप उसमें सरवाइव करने लायक नहीं रहोगे। ठीक है ना, तो वेरिएशंस बहुत ही ज्यादा जरूरी वाली बातें हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशंस डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेज। अब यहाँ पे देखा जाए तो देखो वेरिएशन है वो नेचर ऑफ डिपेंड करता है। मैंने बताया यहाँ पे कोविड आया, चलो ठीक है, लेकिन कोविड आने के बाद ऐसे बहुत सारे जिसका अगर बातें कहें जो शारीरिक तौर से अगर देखा जाए तंदुरुस्त था, ठीक है ना, वो पूरे तरीके से क्या किया, सरवाइव किया। या हम कह सकते हैं ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को सरवाइव करता है और जो अभी तक टिका हुआ है ना। लेकिन इस धरती पर कहें तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है जो इंडेंजर्ड या हम कह सकते हैं पूरे तरीके से क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है कि नहीं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जो इन्वायरमेंट को वो अच्छे तरीके से सरवाइव या हम कह सकते हैं अडॉप्ट नहीं करा,
है कि नहीं। जैसे ही बदलाव हो रहा है उस बदलाव को वो झेल नहीं सका, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वो अपने आप को यहाँ से निकल गया। जैसे एक एग्जांपल के हिसाब से देखें, बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन हीट वेव। अब बैक्टीरिया अगर बात करें यहाँ पे तो हीट वेव से ज्यादा बोला गया, यहाँ पे हीट में वो अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकता है। अब मान लो वायरस की बात करो तो वायरस भी स्टैंड कैसे कर सकता है, वो लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स दोनों पे वो सर्वाइव कर सकता है कि नहीं। मतलब उसको सर्वाइव होने के लिए कुछ ना कुछ उसको होस्टिंग की जरूरत पड़ता है। उसी तरीके से वेरिएशंस ये जो हो रहा है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए पहले पूर्वजों के हिसाब से अगर देखा जाए बहुत सारे ऐसे एनिमल्स या हम कह सकते हैं इंसेक्ट्स होते थे जो अब नहीं, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सका, है ना। लेकिन अभी भी अगर मान लीजिए कोई हीट के हिसाब से, हीट वेव के हिसाब से, या हम बोल सकते हैं पानी के हिसाब से, अगर वो सर्वाइव करा तो बच सकता है। तो सिंपल सी बात है, वेरिएशन बहुत ही ज्यादा जरूरत है, लेकिन बदलाव जरूरत है ताकि वो अपने इन्वायरमेंट को, नेचर को देखते हुए वो क्या कर जाए, सर्वाइव कर जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है बच्चा, जो मेन एडवांटेज है वेरिएशन टू स्पीसीज, जो प्रजाति है, जो स्पीसीज है, इज दैट इंक्रीज द चांस ऑफ इट सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा दिया हुआ है, यहाँ पे जो मेन एडवांटेज है वेरिएशन किसके लिए होना चाहिए, स्पीसीज के लिए। जो प्रजाति, चाहे वो हम किसी भी स्पीसीज की बात कर सकते हैं, एनिमल्स को, ह्यूमंस का हो, ठीक है ना, इंसेक्ट का हो, ठीक है, कुछ भी चीज का हो, इज दैट इट इंक्रीजेज द चांस ऑफ सर्वाइवल। अगर चेंज अगर होता है इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट अगर चेंज हुआ तो उसको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उसके वेरिएशंस लाना ही पड़ेगा, उसको चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। फ्री ईयर लॉब्स एंड अटैच ईयर लॉब्स आर टू वेरिएंट फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशंस। अब यहाँ पे ये जो दो वेरिएशंस है ना आपको देखने को मिला है, ईयर लॉब्स के बारे में बात बताया था, ठीक है ना। फ्री ईयर लॉब्स एंड अटैच ईयर लॉब्स। एक फ्री ईयर लॉब्स मतलब क्या, लटका हुआ का बातें करें, ठीक है ना, और एक होता है अटैच, पूरे तरीके से सटा हुआ। ये दो वेरिएशंस अभी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अब हाइट की बातें करें, ये भी आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। फैट की बातें करें, एज लिमिटेशंस की बातें करें, ऐसे बहुत ज्यादा चीजें रखे हैं, वेरिएशंस जो इन्वायरमेंट के वजह से, ठीक है, नेचर की वजह से ये बदलाव जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे चेंज होते जा रहा है, ठीक है बच्चा। चलो ये तो बात समझ में आ गया कितना जरूरी है। अब आगे समझते हैं। अब आगे जो समझेंगे बच्चा वो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक है, मेंडल्स एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। अब मेंडल साहब की अगर थोड़ा बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे मेंडल साहब अगर बात करें जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे काम किए हैं, खासकर अगर कहें तो बायोलॉजिकल साइड के हिसाब से। तो जॉर्ज जॉन मेंडल 1822 से लेकर 1884 तक, मतलब बर्थ डेट के हिसाब से डेथ की अगर देख ले तो क्या क्या इन्होंने काम किया। स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशंस। हाइब्रिडाइजेशंस का मतलब ये होता है जो कम समय के हिसाब से हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड का मतलब यही होता है ना, जो कम समय के हिसाब से ज्यादा प्रोडक्शन की बातें किया जाए, ठीक है ना, एकदम से आजकल के हिसाब से जो देखा जाए हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मतलब यही होता है जो लुक और बाकी बात कम समय ज्यादा मुनाफा, ठीक है ना, हाइब्रिड मॉडल लगभग में, ठीक है। सो ही प्रपोज दैट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेंडल वाज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये ध्यान रखिएगा बच्चा, ये आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जब मेंडल्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, जब मेंडल वाज फादर ऑफ जेनेटिक्स। प्लांट सेलेक्टेड बाय द मेंडल। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें एक हम लोग पी प्लांट के बारे में बात करें, जो एक्सपेरिमेंट की कैसे ये जो है ना प्लांट्स इनहेरिट करता है, ठीक है ना, ट्रांसमिट करता है, कैसे ये पूरे तरीके से प्लांट अगर कहें तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर या ट्रेड्स को लेके देगा, क्योंकि हम लोग तो पढ़ रहे हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी हम लोग यही देखने वाले हैं, जो पेरेंट्स वाला अगर होगा, वो पेरेंट्स वाला जो प्लांट है या हम कह सकते कोई भी स्पीसीज है, वो आने वाले जो जनरेशन होगा उसमें किस तरीके से बदलाव होगा या होता है, वही हम लोग सीख रहे हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पे मेंडल के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट को हम लोग लेंगे, उसको समझेंगे और देखेंगे किस तरीके से बदलाव यहाँ पे होता है जेनेटिक के हिसाब से। तो मेंडल साहब यहाँ पे पिजम्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एस्टिबियम, मतलब गार्डन पी को लिया गया, मतलब गार्डन के छेमे को लिया गया, मटर के छेमे जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ही यूज्ड अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर अ गार्डन पी। अब ऐसा क्यों लिए, पी ही प्लांट क्यों लिए, और भी चीजें ले सकते थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन ये पी प्लांट मटर के छेमी की जो बातें हम लोग कर रहे हैं, मटर की बातें कर रहे हैं, ये क्यों लिए,
पी प्लांट ही क्यों लिए? तो चलो इसका जवाब हम आपको बता दे रहे हैं क्यों लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें होता है। पहली बात ये आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर होता है मेंडल साहब, इसीलिए क्योंकि पी प्लांट में 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा जो है ना रेयर होता है और भी चीज में मिलने के लिए, ठीक है ना। तो पी प्लांट इसीलिए लिए गया क्योंकि यहाँ पे 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर मिलेगा, और साथ में आपको मैं और बातें बताने वाला हूं। पहले तो आप ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर क्या है इसको आप समझ जाओ। पहली बात देखो, ये जो डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट किसको कह सकते हैं? तो डोमिनेंट कह सकते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सका, अलील को, कैरेक्टर को या ट्रेड्स को, हम उसको कहते हैं डोमिनेंट, ठीक है। और यहां पे एक बात आपको दिखने को मिला होगा, रेसेसिव। रेसेसिव का मतलब होता है जो अपने आप को, अपने ट्रेड्स को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ऊपरी तरीके से क्या होगा, ड्रॉप। मतलब ये भी कह सकते हैं बच्चे यहाँ पे, जो रेसेसिव जो होता है ना वो हमेशा शॉर्ट होता है। जो रेसेसिव होगा वो अपने आप को क्या होता है, शॉर्ट होता है, और जितना भी डोमिनेंट होगा वो सब का सब क्या होता है, टॉल होता है। ये आपको नोट कर लेना है क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर में किसका किसका बातें चल रहा है। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है सीड शेप। सीड का जो शेप होता है डोमिनेंट वाले में वो राउंड होता है, लेकिन शॉर्ट में अगर बातें करें तो रिंकल होता है, झुर्री टाइप का होता है। सीड का अगर कलर की अगर बातें करें तो टॉल में होता है येलो और शॉर्ट में होता है ग्रीन। ये आपको नोट करना है क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाएगा। अगर यहाँ पे अगर देखें जो फ्लावर के कलर की अगर बातें करें तो फ्लावर का जो कलर है टॉल में, मतलब डोमिनेंट वाले ट्रेड्स में होता है पर्पल, और इसमें अगर देखें शॉर्ट वाले में तो शॉर्ट वाले में हो जाता है यहाँ पे व्हाइट। वही अगर देखें फ्लावर का जो पोजीशन है इसका होता है एक्सियल्स होता है, यहाँ पे देख सकते हो एक्सल के हिसाब से, एंगल के हिसाब से। इसका टर्मिनल मतलब इसके लास्ट पे यहाँ पे निकलता है, लेकिन इसका अगर देखा जाए तो कहाँ निकलता है, जो टॉल वाले होता है इसका यहीं से निकलना शुरू हो जाता है, इसके टर्मिनल एक्सियल पे जो कॉर्नर है, जो नोड होता है ना, उस नोड के हिसाब से, मतलब यहीं से निकलना शुरू। अब इसका देख रहे हो यहाँ नोड से नहीं निकल रहा है, यहाँ पे नहीं निकल रहा है, इसके टॉप पे निकल रहा है। मतलब टर्मिनल जो होता है, एक लास्ट टर्मिनल होता है, एक नीचे से होता है ना, यानी मतलब एक एंडिंग होता है, एक स्टार्टिंग होता है। तो यहाँ पे लास्ट सेशन इसका निकलना शुरू हो गया फ्लावर का पोजीशंस, ठीक है। उसी तरीके से अगर बात करें प्लांट का हाइट देखें तो वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, जो डोमिनेंट वाला होता है, जितने भी डोमिनेंट ट्रेड्स होता है, जितने भी डोमिनेंट ट्रेड्स होगा वो अपने आप को क्या होता है, टॉल होता है, और जितने भी रेसेसिव होगा वो सब का सब क्या होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं टॉल है और ये क्या है, शॉर्ट है। उसके बाद पॉड शेप की बात करें, इसका मटर का छम्बी का जो पोजीशन दिख रहा है आपको बच्चा, ठीक है ना, ये इनफ्लेटेड होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है, लेकिन इसमें अगर बात करें कंस्ट्रिक्टेड होता है, थोड़ा सा दुबला पतला होता है, ठीक है। अब पोड का जो कलर होता है ये ग्रीन होता है और इसका क्या होता है, येलो होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये रहा आपका 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर। ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में आपसे पूछ दिया जाएगा जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर था उसमें सीड का कलर कैसा था, ठीक है ना, उसके बाद फ्लावर का पोजीशन क्या था, पोट शेप क्या था, प्लांट का हाइट क्या था, ठीक है ना। ऐसे करके आपसे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों में से कोई एक चीज पूछा ही जाएगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं। बाकी यहाँ पे नंबर इज सेकंड जनरेशन और रेशियो जो कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन सबसे मेन बात है आपको ये चीज को समझना जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है सर यहाँ पे पी प्लांट की अगर बातें करें तो पी प्लांट में ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर सिर्फ पी ही को क्यों लिए, और भी तो कोई प्लांट्स ले सकते हैं? नहीं भाई, इसका जवाब है, और इसका जवाब ये है जब मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल में मटेरियल जो लिए हैं वो ही चूज द गार्डन पी, वो तो मैंने बता दिया एज ही एक्सपेरिमेंट मटेरियल बिकॉज। ये क्यों लिए, अब इसका जवाब सुनो। अब यहाँ पे इसका जवाब सुनो भाई, ये पी ही प्लांट क्यों लिए? तो बोल सकते हैं यहाँ पे द एबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर, मतलब इसमें बहुत ज्यादा कैरेक्टर देखने को मिला, जैसे मैंने आपको बताया 7 है कि नहीं। तो यहाँ सेवरल कैरेक्टर क्या है, तो वैसे वो तो था हम लोग का जो हम लोग देखे हैं वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर तो था ही, लेकिन साथ में देखो यहाँ पे इसका सेवरल कैरेक्टर क्या है। तो पहली बात शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट, ये कम समय में क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। जब मैच्योर अगर प्लांट्स अगर हो जाता है तो उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है कि नहीं। तो जो मटर की बातें करें, पी प्लांट की बातें करें बच्चा, ये पी प्लांट क्या होता है, कम समय में पूरे तरीके से मैच्योर हो जाते हैं, कम समय में ही एकदम से तैयार हो जाता है, ठीक है ना। नॉर्मली बोला गया अलाउ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकता है और क्रॉस
पोलिनेशन भी कर सकता है, ठीक है ना। सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ये दोनों प्रकार के यहाँ पे कर सकते हैं। कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट, यहाँ पे देख सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस। जो हम पी प्लांट की बात कर रहे हैं तो पी प्लांट क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4 बातें मैंने बताई। एबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, जैसे मैंने बताया 7 कंट्रास्टिंग पेयर होता है। एक पहली बात ये जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, ये पी प्लांट लिए। दूसरी बात ये इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, इसकी वजह से ये पी प्लांट लिए। और तीसरी बात ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर सकता है। और चौथी बात ये जो सीड होता है, ये जो पी प्लांट की बातें करें, ये पी प्लांट में लार्ज नंबर ऑफ सीड्स क्या होते हैं, प्रोडक्शंस होते हैं, प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से ये पी प्लांट लिए। बाकी बात अगर और भी अगर आप चीजें आप देखिएगा तो उसमें आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप गेहूं की बातें करें, चाहे आप मकई की बातें करें, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो कि इतना कैरेक्टर देखने को नहीं मिला, ठीक है। ये पी प्लांट क्यों मिला, क्योंकि इसके कैरेक्टर बहुत ज्यादा ही है, ठीक है। और भी जो ऐसे पल्सेज हैं या सीड्स हैं वो ले सकते थे, लेकिन और भी सीड्स में ऐसा देखने को नहीं मिला था, ठीक है बच्चा। तो ये आपको कर लेने हैं नोट, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे समझते हैं। Mendel's experiment, Mendel conducted a series of experiment in which crossed by the pollinated plants to study one character at a time। देखो अब हम लोग देखने वाले बच्चा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, मतलब एक समय में यहाँ पे एक यहाँ पे ट्रेड्स को लिया गया, एक कैरेक्टर्स को लिया गया और यहाँ पे इसको दिखाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे समझ जाना बच्चा, यहाँ से डेफिनेशंस भी आप समझ सकते हो। जो क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट विद वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब एक समय में एक पेयर को जो है ना यहाँ पे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया गया, एक समय में जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, दो हम लोग को जो है ना क्रॉसिंग देखने मेंडल्स के द्वारा किसके बीच में कैसे क्रॉस किया गया। पहले इन्होंने करवाए हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और फिर सेकेंड अगर बात करें वो डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाए हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किए, वन पेयर ऑफ यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग के एक साइड को लिया गया, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं एग्जाम्पल क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्रॉप प्लांट्स। यहाँ पे टॉल प्लांट्स, तो टॉल प्लांट्स अगर बात करें, जैसे टॉल की बात कर रहे हैं तो टॉल के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, तो कैपिटल टी दोनों को दोनों यहाँ पे ले लिए, ठीक है ना। अब इंटू कर लेते हैं यहाँ पे स्मॉल टी, मतलब यहाँ पे आप जब इसको मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, क्रॉसिंग करके देखवा रहे हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये F1 जनरेशन, ठीक है। इसमें F1 के हिसाब से F1 में दोनों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मानो कैपिटल टी से इस स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल के आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसी तरीके से इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी के साथ करेंगे तो कैपिटल टी क्या निकल के आएगा, स्मॉल टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चा, अगर ऐसा बोला जाता है अगर एक भी अगर कैपिटल टी नजर आएगा ना, ध्यान सुन लीजिए, एक भी अगर कैपिटल टी अगर है तो वो हमेशा डोमिनेंट माना जाएगा। एक भी ट्रेड्स या एक भी अलील, मतलब एक भी टी काफी है अपने आप को डोमिनेंट को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे एगो कैपिटल टी है, एगो स्मॉल टी है। तो यहाँ पे एगो कैपिटल टी होने की वजह से ये जो प्लांट्स निकल के आया, जब मैंने यहाँ पे F1 के हिसाब से फर्स्ट फिलियो के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, तो यहाँ पे सारे ये क्या निकल के आ जाएगा टॉल, क्योंकि एक अलील टॉल होने की वजह से, एक कैपिटल होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, टॉल। इसमें भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टॉल हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक जो अलील है वो कैपिटल टी में है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, टॉल। तो ऐसे बातें नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर आप इसको आप बोल सकते हो F2 जनरेशन, यहाँ पे F1 था, इसको आप F2 मतलब सेकेंड फिलियो के हिसाब से आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे टॉल आ गया, जितने भी हैं ऑल टॉल ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पे सब का सब अगर देखा जाए बच्चा तो सब का सब जो है यहाँ पे सब टॉल आ गया। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं। अगर मान लीजिए आप दो चीज को एक्सपेरिमेंट करा रहे हो पेरेंट्स के हिसाब से, मतलब मान लीजिए वुमेन सेमेंस के हिसाब से, ठीक है, मान लीजिए एक ड्रॉप है, एक टॉल है, जब उसको मिलाया गया तो सारे के सारे टॉल आ गया, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग मेंडल्स के द्वारा जो 3 लॉ दिया गया है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, वो हम लोग सीखेंगे। फिलहाल इसको हम कह सकते हैं, ये जो लॉ जो निकल के आया है ना, इसको आप बोल सकते हैं मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस होता है वो हमेशा लॉ ऑफ डोमिनेंस पे काम करता है, ठीक है ना। ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस की बातें करें, ऐसा संभव नहीं है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, जो हमेशा टॉल ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। क्या ऐसा संभव है
जो भी अगर हमने एक्सपेरिमेंट किया और सारे के सारे जो प्लांट्स होगा सबका सब टॉल आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो यूनिवर्सली अगर देखा जाए जो लॉ ऑफ डोमिनेंस की बातें करेंगे वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है भाई जो हम एक्सपेरिमेंट कराएं कोई भी चीज को और सारे के सारे टॉल आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। मतलब मान लीजिए कोई अगर घर में है जो पेरेंट्स है लॉजिकली बता रहे हैं, तो मान लीजिए पेरेंट्स अगर टॉल हैं तो जरूरी नहीं है जो आने वाले जो भी होंगे सबके घर में, सब मतलब एक घर में एक्सेप्शन है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए सब में ऐसा हो जाए टॉल का टॉल, ऐसा संभव नहीं है। तो ये यूनिवर्सली क्या है, एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो। अब इसके आगे की कहानी सुनो। अब यहाँ पे क्या किए मंडल साहब, यहाँ पे आप देख सकते हो एक टॉल लिए प्लांट्स, एक शॉर्ट लिए। टॉल और शॉर्ट को जब यहाँ पे क्रॉस करवाया गया F1 जनरेशन के हिसाब से, सारे के सारे जो चार्ट दिख रहा है आपको सबका सब क्या नजर आ रहा है, सबका सब नजर आ रहा है टॉल नजर आ रहा है। ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल। अब यहाँ तो गड़बड़ हो गया क्योंकि सारे सारे टॉल नहीं आ सकता है। तो फिर यहाँ पे 4 है, तो 4 में से जो पेड़ के हिसाब से यहाँ पे एक उठा के लाए, ठीक है ना। अब एक उठा के लाए मतलब क्या, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हुआ ना। अब इसी को एक साथ फिर से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है ना। यहाँ पे अब ये जो F2 जनरेशन है, इस F2 जनरेशन को हमको आगे जो भेजना है इसको समझो। इसको हम लोग पुनेट स्क्वायर के हिसाब से हम आपको समझा देते हैं ये कैसे किया जाता है। पुनेट स्क्वायर का मतलब क्या, आप इस तरीके से स्क्वायरिंग ले सकते हो। अब 2 के हिसाब से दिया गया है तो यहाँ पे आप ऐसे करके 2 कैरेक्टर को, ठीक है ना, यहाँ पे आप ले लो एक कैपिटल टी और फिर यहाँ पे ले लो स्मॉल टी, ठीक है। एक कैरेक्टर ऐसे होगा ना, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे आप कैपिटल टी ऐसे करके फिर यहाँ पे स्मॉल टी ऐसे करके आपने लिया। अब इसको पुनेट स्क्वायर के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या होने वाला है। ये पुनेट स्क्वायर मतलब स्क्वायर शेप में, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, अब फिर मैंने यहाँ पे लिया है कैपिटल टी स्मॉल टी के हिसाब से नीचे में, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैपिटल टी को कैपिटल टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल टी हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल। फिर कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी को अगर यहाँ पे स्मॉल टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी को स्मॉल टी को स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्मॉल टी। अब बच्चा, अब यहाँ पे देखो ये जो निकल के आया इतना आप देख सकते हो 4 के हिसाब से, ये कैपिटल टी अगर एक भी कैपिटल अगर मतलब टी है तो मतलब क्या माना जाएगा, डोमिनेंट, ठीक है ना, मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। यहाँ पे तो दोनों अलील जो नजर आ रहा है वो सब का सब क्या, इसमें अगर बात करें ये डोमिनेंट है। लेकिन इसमें भी अगर देखा जाए एक भी अगर कैपिटल टी अगर हुआ तो भी क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। और डोमिनेंट्स के लिए हम लोग बात करते हैं टॉलनेस, तो ये टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, मतलब यहाँ पे ये क्या है, टॉल है, यहाँ पे ये भी क्या है, टॉल है। और एक भी अगर कैपिटल टी है तो वो क्या माना जाएगा, अपने आप को डोमिनेंट या टॉल, तो ये भी क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों को दोनों क्या है, शॉर्ट है, मतलब ये हो जाएगा शॉर्ट, मतलब क्या स्मॉल लेटर में है, ये हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चा, यहाँ पे ये जो जनरेशन निकल के आया है F2 के हिसाब से देख सकते हैं जो फिर से लिया गया, तो यहाँ पे निकल के आया है 3 गो टॉल है, 1 2 3 गो टॉल निकल के आया और एगो क्या निकल के आया, शॉर्ट। इसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप रेशियो। ये किसको क्या बोल सकते हैं, फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है यहाँ पे फिजिकली जो इसका अपीयरेंस है वो 3:1 है, 3 गो टॉल हुआ, 3 गो टॉल हुआ और एगो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा या ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर जीनोटाइप की अगर बात करें तो जीनोटाइप जो रेशियो होगा वो क्या होगा, जीनोटाइप रेशियो। तो देखो जीनोटाइप में क्या होता है, सारे के सारे अलील एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये भी स्मॉल में है, ये भी स्मॉल में, तो इसको हम लोग जीनोटाइप में काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये स्मॉल टी तो कितना है, स्मॉल टी एगो है, यहाँ से काउंट करते हैं। इसका ये कैपिटल टी कितना है, और कहीं पे है कैपिटल सेम वाली नहीं है, यहाँ पे वो कैपिटल एक स्मॉल में, आपको सेम होना चाहिए। यहाँ भी कैपिटल टी, यहाँ भी कैपिटल, दोनों को दोनों जो पेड़ दिख रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ भी कैपिटल टी, यहाँ भी कैपिटल टी, आप कहीं और है नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा एगो है, तो यहाँ पे एक लिख दिए। यहाँ देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे कितना है, एक यहाँ है, कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे देखा जाए एक शॉर्ट एक जैसा है, स्मॉल टी यहाँ पे एक ही है, तो ये तो इसका रेशियो क्या निकल का आया, 1:2:1। हमेशा ध्यान रखना एक तरीके से सेम तरीके से जो है ना आपको मिला, जैसे कैपिटल टी और कहीं नजर है नहीं है, इसी वजह से इसको एक लिखेंगे। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, अलील सेम होना चाहिए, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे है,
फिर यहाँ भी क्या है, वही है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों सेम है ना, दो बार है इसलिए यहाँ पे दो लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे स्मॉल टी एक ही है, कहीं और है चारों में से नहीं है, एक ही है, इसीलिए हम यहाँ पे ऐसा मैंने लिखा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो हुआ आपका टॉल, ठीक है ना, जो दिख रहा है आपको ऐसे मत लिखिए, जो दिया हुआ कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी, ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक है बच्चा। तो ये था आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें आपको 3:1 के रेशियो में आपको निकल के आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या आपको बताया है, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन F1 प्रोगेनी आर नो मीडियम हाइट प्लांट्स, सारे के सारे क्या था, सारे के सारे मैंने अभी बताया सब का सब क्या था, टॉल में आ गया था। जब सारे के सारे टॉल में आ गया तो यहाँ पे इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं, तो ऐसा एक्सेप्टेड नहीं है। सेकंड जनरेशन बोला गया F2 आर क्या था, जो प्रोगेनी डिसेंडेड ऑफ द F1 जनरेशन टॉल प्लांट्स आर द नॉट एट ऑल, सारे के सारे टॉल नहीं था। सो बोथ आर टॉलनेस एंड शॉर्टनेस आर ट्रेट्स वेयर इनहेरिटेड इन द F1 प्लांट्स, सो बट ओनली द टॉलनेस ट्रेट्स वाज क्या होता है, एक्सप्रेस करता है। मैंने अभी आपको क्या बताया, तो जितने भी प्लांट्स होगा अगर टॉलनेस में मतलब डोमिनेंस में, वही अपने आप को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। थस टू कॉपीज ऑफ द traits and inherited in each the sexually reproducing organism, these two may be identical or may be different depending on the परसेंटेज के हिसाब से बोल सकते हैं, पेरेंटेज के हिसाब से बोल सकते हैं, पेरेंट्स के हिसाब से बोल सकते हैं, या तो आइडेंटिकल हो सकते हैं या तो नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। जो टॉल निकला वो तीनों टॉल ही हो सकता है, ऐसा नहीं है, मतलब तीनों एक दूसरे के टॉलनेस में एक दूसरे के डिफर कर सकता है। एक शॉर्ट है इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल शॉर्ट हो सकता है, ऐसा भी संभव नहीं है, ठीक है ना। वो दीज टू मैनी जो आइडेंटिकल होते हैं या हम बोल सकते हैं डिफरेंट, वो डिपेंड कर सकता है पेरेंटेज के हिसाब से, ठीक है। आगे समझो, अब यहाँ देखो प्योर होमोजाइगस कंडीशंस क्या है। प्योर की अगर बात करें जो होमोजाइगस हम बता चुके हैं क्या है, जैसे कैपिटल टी तो कैपिटल टी ये दोनों जो दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट्स बोल सकते हैं। और ये जो स्मॉल टी जो दिख रहा है, इसको हम बोल सकते हैं दोनों को रेसेसिव अलील, इसको भी आप अलील बोल सकते हैं, इसको भी अलील बोल सकते हो। जो ट्रेट्स है, जो कैरेक्टर है, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अलील भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्मॉल में होगा वो अपने आप को रेसेसिव मानता है, रेसेसिव मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, लेकिन जैसे वो अगर डोमिनेंट की बात करते हैं, डोमिनेंट वाला क्या होता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। सो हेटेरोजाइगस का मतलब होता है डिफरेंट, होमोजाइगस का मतलब होता है सेम। तो यहाँ देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, वन इज डोमिनेंट और वन रेसेसिव ट्रेट्स, मतलब यहाँ पे अगर एक भी कैपिटल टी अगर हुआ तो वो काफी है डोमिनेंट कहने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर दोनों को दोनों स्मॉल टी होगा तभी आप क्या कह सकते हो, रेसेसिव कह सकते हो, ठीक है। यहाँ बोला गया कैपिटल टी स्मॉल वन इज डोमिनेंट और वन इज क्या यहाँ पे रेसेसिव, लेकिन ये दोनों होने की वजह से यहाँ पे टॉलनेस की बात होगा। फिनोटाइप रेशियो क्या निकल गया था, 3:1, मैंने यही बताया है। मैंने अभी आपको क्या बताया, जो इसका फिनोटाइप रेशियो होगा वो कितना होगा, 3:1 होगा, और जीनोटाइप रेशियो कितना होगा, 1:2:1। यहाँ पे टॉलनेस के हिसाब से कैपिटल टी एक था, यहाँ पे ये दो है और यहाँ पे एगो है, इसीलिए वजह से क्या हुआ 1:2:1। फिनोटाइप में इसका फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, आइदर दे आर टॉल या शॉर्ट, टॉल भी हो सकता है शॉर्ट भी हो सकता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। और जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मिक्स अप दैट आर, जो एक जैसा जेनेटिक्स होगा, एक जैसा अलील जो देखने को मिलेगा ग्रुप में, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो जीनोटाइप, ठीक है बच्चा, ये समझ में आ गया। थोड़ा सा इसको कंक्लूजन्स कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस कर लेते हैं, क्या क्या हमने सीखा है अभी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। तो हम लोगों ने सीखा है जब भाई F1 जो जनरेशन था उसमें सारे के सारे टॉल था, कोई भी मीडियम हाइट का प्लांट्स नहीं था। और आगे समझो, जो F1 प्रोगेनी को लिया गया तो उसमें क्या था, 3:1 के हिसाब से हम लोग निकाले थे, 3:1। 3:1 का मतलब क्या हुआ, 3:1 का मतलब 3 गो टॉल था और एगो क्या था, ड्रॉप था या शॉर्ट था, ऐसी था। उसका फिनोटाइप रेशियो क्या निकल का आया था, तो 3:1, और जीनोटाइप रेशियो क्या निकल का आया था, 1:2:1। ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। ये आपको बातें है, यही हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सीखा है, ठीक है ना। और उसी तरीके से इसका अगर बात का थोड़ा कंक्लूजन कर दें तो बोल सकते हैं यहाँ पे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी बोथ आर टॉल प्लांट्स होता है, वाइल स्मॉल टी रहेगा तभी आप उसको क्या कह सकते हैं, शॉर्ट। वही बात रिपीट
सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल। मैंने स्टार्टिंग से बता रखा है, ठीक है ना। एक को अगर कैपिटल टी अगर होता है तो काफी होता है टॉलनेस के लिए। विच बोथ कॉपीज हैव टू स्मॉल टी, तभी कहा जाएगा वो शॉर्ट। जब तक दोनों का दोनों अगर स्मॉल टी नहीं होगा तब तक वो शॉर्ट नहीं हो सकता है। अगर एगो कैपिटल टी है एगो स्मॉल टी है फिर भी वो क्या कहलाता है, टॉल ही कहलाता है। तो ये तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगर समझ गए तो आपको आगे जो समझाने वाले हैं जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से होगा वो आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चा, तो चलो अब यहाँ पे बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है यहाँ पे हम लोग दो दो पेयर में बात करेंगे। वहां पे मोनो हाइब्रिड में क्या था, सिर्फ एक पेयर लिए थे, ठीक है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी नहीं, एक कैपिटल टी फिर स्मॉल टी, बस दो ये था, ठीक है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी फिर इसको क्रॉस करवाए थे तो सारा का सारा टॉल निकल गया था। कैपिटल टी स्मॉल टी दो निकल गया था, दोनों में सबने एक उठाया था एक को छोड़ दिया था। और फिर उसको हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी फिर इधर रखा फिर इधर रखा, फिर उसको पुनेट स्क्वायर के हिसाब से मैंने मल्टीप्लाई किया, निकल गया था 3:1 का फिनोटाइप रेशियो और 1:2:1 का 1:2:1 का निकल गया था जीनोटाइप रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग लेने वाले हैं बच्चे यहाँ पे अ क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स बोला कि राउंड ग्रीन और रिंकल। अच्छा, राउंड का मतलब कैपिटल वाई अगर होगा, कैपिटल वाई के लिए अगर बात करें बच्चा ध्यान समझना है, तो राउंड का मतलब होता है आपका कैपिटल आर, ठीक है ना। और ग्रीन के लिए अगर बात करें तो आप स्मॉल वाई ऐसे अगर किए तो ये राउंड ग्रीन कहला जाएगा, ठीक है ना। फिर वही अगर मान लीजिए स्मॉल आर तो स्मॉल आर होता है स्मॉल आर क्योंकि हम दो पेयर की बात कर रहे हैं, स्मॉल आर और येलो के लिए कैपिटल वाई। जब इसका इस तरीके से अगर होता है तो स्मॉल आर का मतलब होता है रिंकल और कैपिटल वाई का मतलब होता है येलो, ठीक है ना। कैपिटल आर का मतलब होता है राउंड। तो यहाँ पे बच्चा जब हम लोग पेरेंट्स की देखें तो पेरेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं, राउंड ग्रीन लेके रिंकल येलो के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। मतलब हम लोग यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डबल आर और स्मॉल वाई इनटू कर रहे हैं ये वाली बातों से, ठीक है ना। येलो तो कैपिटल वाई आप देख सकते हो दो पेयर के हिसाब से चल रहा है ना। अब इसको हम लोग करने वाले हैं मल्टीप्लाई। अब जैसी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो F1 जनरेशन में आपको दो पेयर में तो निकल के आएगा ही, मतलब वो कैपिटल आर फिर स्मॉल आर फिर आपको कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, मतलब राउंड में येलो। राउंड में क्या आने वाला है, येलो। अब ये राउंड में जो येलो आएगा F1 मतलब इसके F1 जनरेशन और इसके F1 जनरेशन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग में बचा यहाँ पे इसका जो फिनोटाइप रेशियो होता है वो 9:3:3:1 निकल के आता है। और बाकी बात टोटल जो सीड्स होते हैं 556 जो है ना सीड निकल के आ जाते हैं, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, इस तरीके से निकल के आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को ऐसे काम नहीं चलेगा, हम लोग को इसको सीखने पड़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो चलो डाई हाइब्रिड क्रॉस सीखते हैं ये कैसे बात है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जो F1 जनरेशन से आपको ये उठाने पड़ेंगे, ठीक है ना, कैपिटल आर फिर कैपिटल वाई फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई फिर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। जब आपने यहाँ पे एक पेयर ये उठाया फिर आपने एक पेयर ये उठाया, सेम उसी तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं पुनेट स्क्वायर ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब यहाँ पे जो गैमेट्स हमने फॉर्म करके दिखाया था मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बताया आपको। जब ये आप मल्टीप्लाई कर लेते हो यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी को हम लोग ये एक है। अब इसको एक बार और लेंगे मतलब दो बार F1 इंटू F2 क्योंकि दोनों में सेम ही निकलेगा। तो जैसे आपने यहाँ पे राउंड ग्रीन को ठीक है ध्यान रखना है, राउंड ग्रीन को आप रिंकल येलो के साथ मल्टीप्लाई अगर कर रहे हो, इसका कोडिंग ये है, समझ में आ गया। राउंड के लिए कैपिटल आर लगाते हैं और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई लगाते हैं और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर लगाते हैं और येलो के लिए कैपिटल वाई लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे समझो, अब इसी पे मैंने यहाँ पे एक तरफ ऐसे लिख दिए और फिर ऐसे लिख दिए क्योंकि पेयर में बात बोला गया। जब पेयर में जब तक नहीं लेंगे बच्चा तब तक हम लोग को यहाँ पे बातें नहीं बन सकता है। तो पेयर में है, एक तरफ इधर है और एक तरफ इधर है। अब चलो आपको मैं मल्टीप्लाई करके सिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको
लिख सकते हैं। देखो कैपिटल आर और स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, और इधर भी क्या है कैपिटल आर और कैपिटल वाई। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखाएगा, एगो आर यहाँ एगो आर यहाँ, दो आर हो जाएगा, यहाँ वाई, दो को वाई हो जाएगा। उसी तरीके से कैपिटल आर वाई, तो कैपिटल आर एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो दो को हो गया। फिर यहाँ पे कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसे लिख दिए। मतलब करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब सबको मल्टीप्लाई कर। मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ये नहीं जहाँ पे कैपिटल आर को कैपिटल आर से करेंगे तो आर स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर हम लोग नहीं लिखेंगे, वो जैसे है उसको एज इट वैसे लिख के छोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे यही किया गया, इसको इससे मैंने किया, इसको इससे मैंने किया, और ऐसे मल्टीप्लाई कर करके ये पूरे तरीके से फिल्ड किया जाएगा। इधर से 4 गो है क्योंकि 2 पेयर में है ना, तो जब 2 पेयर में है जब इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा बच्चा, तो अब इसको करना होता है काउंट। तो काउंट करने के लिए हम लोग को चेक करना है, मैंने क्या बताया कैपिटल आर, अगर एको को अगर कैपिटल वाला चीज कुछ भी अगर मिल जाता है तो वो हमेशा क्या होता है, डोमिनेंट कहलाता है। एक भी अगर आर है तो वो राउंड हो जाएगा, एक भी अगर कैपिटल में वाई है तो येलो हो जाएगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एगो कैपिटल आर एगो कैपिटल वाई भी काफी है, लेकिन यहाँ पे सब तो वैसे ही है, इसीलिए क्या है येलो, ठीक है ना। राउंड में ये क्या है, येलो है। यहाँ कैपिटल आर है और यहाँ पे कैपिटल वाई भी है, ये भी क्या हो जाएगा राउंड में येलो, यहाँ भी राउंड में येलो, यहाँ भी राउंड में येलो। यहाँ देखो कैपिटल आर है फिर कैपिटल वाई, ये भी क्या हो जाएगा राउंड में येलो। यहाँ पे कैपिटल आर है कैपिटल वाई, एक भी काफी है, एक भी काफी है अपने आप को डोमिनेंट को साबित करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, ये नहीं जो सारे के सारे होना चाहिए, ऐसा रूल नहीं होता है, ठीक है। कोई भी अगर एक है तो उसके लिए काफी है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो राउंड में येलो हो जाएगा। यहाँ भी कैपिटल आर, यहाँ भी कैपिटल वाई, एक एक मिल रहा है, वैसे तो दूगो कैपिटल आर मिल रहा है और एगो यहाँ पे वाई मिल रहा है कैपिटल में, तो उससे मतलब नहीं। मैंने आपको क्या बताया, एक भी काफी है अपने आप को डोमिनेंट को साबित करने के लिए, ये भी हो जाएगा राउंड में येलो। एक कैपिटल आर है मतलब दो कैपिटल आर है और ये स्मॉल है, मतलब ये राउंड तो होगा लेकिन येलो नहीं होगा, राउंड में क्या हो जाएगा ग्रीन, ये राउंड में क्या है ग्रीन है। अब यहाँ पे कैपिटल आर एक है और यहाँ पे कैपिटल वाई एक है, मतलब ये राउंड में क्या है येलो है। फिर यहाँ पे कैपिटल आर है मतलब राउंड है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल वाई आ गया, मतलब यहाँ पे राउंड तो होगा लेकिन ग्रीन हो जाएगा, राउंड क्या हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल आर है कैपिटल वाई भी है, मतलब ये राउंड में क्या है येलो है, ठीक है ना। यहाँ पे कैपिटल आर है कैपिटल वाई, मतलब ये भी राउंड में क्या है येलो है। यहाँ पे कैपिटल सिर्फ वाई है, कैपिटल वाई का मतलब यहाँ ये तो डब्ल्यू अगर दिया हुआ है, डब्ल्यू मतलब क्या बोल रहे हैं डब्ल्यू, ये रिंकल, स्मॉल आर का मतलब क्या होता है रिंकल, तो ये आपका जो हो जाएगा रिंकल्ड में येलो, क्योंकि वाई वाई तो मतलब क्या दर्शाता है येलो, कैपिटल वाई क्या दिखाएगा येलो ना, लेकिन स्मॉल आर क्या दिखाता है रिंकल, ये रिंकल्ड में क्या हो जाएगा येलो, ये रिंकल्ड में क्या हो जाएगा येलो, ये क्या हो जाएगा रिंकल में येलो हो, रिंकल नहीं होगा, राउंड में क्या हो जाएगा येलो, ये राउंड में क्या हो जाएगा ग्रीन, क्योंकि एक आर मतलब ये राउंड और स्मॉल वाई का मतलब होता है ग्रीन, तो स्मॉल में क्या राउंड में क्या होगा ग्रीन। यहाँ पे देखो रिंकल्ड, ये डब्ल्यू स्मॉल आर है मतलब रिंकल, और यहाँ पे येलो, तो रिंकल में येलो है। और यहाँ पे डबल क्या लिया क्या हुआ यहाँ पे डबल आर जो स्मॉल लेटर में, ये तो रिंकल तो होगा ही और ग्रीन भी होगा, मतलब यहाँ पे रिंकल में ग्रीन। तो ऐसे करके हम लोग इसको समझ सकते हैं। आप देख सकते हो कितना यहाँ पे राउंड में येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है क्या और है, फिर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये 9 है, तो राउंड येलो कितना निकल का जाएगा 9। राउंड ग्रीन की अगर बात करें, देखो राउंड ग्रीन यहाँ पे 1 2 ठीक है और 3, तो 3 गो है, तो ये कितना हो जाएगा 3, राउंड ग्रीन कितना मैंने निकाला 3। अब यहाँ बोला गया रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड में येलो, देखो ये है रिंकल येलो, मतलब रिंकल येलो 1, फिर यहाँ पे हो गया 2 येलो, येलो देखिए यहाँ पे 1 और 2, ठीक है ना 2 है, ये हो जाएगा आपका 2, भैया है ना भाई राउंड और इसके बाद येलो, तो राउंड येलो की बात नहीं करें, ग्रीन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे रिंकल, तो यहाँ पे रिंकल होगा येलो है, रिंकल है येलो है, दूगो हो गया रिंकल येलो, और कहीं पे है नहीं रिंकल येलो नहीं है, हाँ रिंकल येलो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे 3 गो है, ये 3 हो जाएगा 3, ठीक है। रिंकल येलो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर इसको देखा जाए ये ठीक है ना और ये बिल्कुल सेम है ना,
चित्र के हिसाब से भी देख सकते हो, फिगर के हिसाब से देख सकते हो, ये तीनों सेम है, ठीक है। उसके बाद बोला गया रिंकल ग्रीन, रिंकल ग्रीन कितना है, तो एक ये हो जाएगा रिंकल ग्रीन, रिंकल ग्रीन, और कहीं पे नजर आ रहा है रिंकल ग्रीन, नहीं, ये राउंड ग्रीन है और कहीं पे नहीं है, मतलब ये 1। तो क्या रेशियो निकल का आएगा, फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1, ये होता है आपका फिनोटाइप रेशियो। मतलब अगर आपको मोनो हाइब्रिड अगर समझ में आ गया कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो आपको डाई हाइब्रिड में ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। आपको बस यहाँ पे जो मैंने पेरेंट्स वाले चीजें बताया, राउंड ग्रीन ये मल्टीप्लाई करके यहाँ से जो है ना उठाने हैं, अपोनेंट स्क्वायर के हिसाब से एक बार इधर लिख देने, एक बार इधर लिख देने हैं, और इसको मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, तो मल्टीप्लाई करते हुए भर जाएगा। और आपको मैंने बस सिखा दिया यहाँ पे एक भी आर और एक भी कैपिटल, मतलब दोनों कैपिटल कहीं भी अगर होता है तो एक्सप्रेस करने के लिए काफी होता है। तो फिनोटाइप रेशियो कितना निकला, 9:3:3:1। अब ये है जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो आपको यहाँ पे लिख लेना है बच्चा, क्योंकि इसको अगर काउंट करने बैठेंगे एक जैसा ढूंढने तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है, ऐसा ढूंढिए, ऐसा ढूंढिए जो कैपिटल वाई कैपिटल आर, देखो एगो तो वो नजर आ रहा है, ये एक नजर आ रहा है, तो एगो तो ये बन गया, ऐसा कोई और है नहीं है, इसलिए तो वो ऐसा होगा। और फिर यहाँ पे कैपिटल वाई और कैपिटल आर, और एक है आपका स्मॉल में यहाँ पे वाई, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से आपको ढूंढिए, मिल जाएगा, तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन की हम लोग, व्हेन यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई वाज क्रॉस विद इन द स्मॉल आर और कैपिटल वाई इन F1 जनरेशंस ऑल वेयर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड एंड येलो सीड्स निकला था, बिल्कुल जो है ना राउंड एंड येलो सीड्स निकल के आया था। जब इसको मल्टीप्लाई किए थे तो राउंड और येलो, देख रहे हैं आप इसको और इसको, मतलब राउंड ग्रीन को जब आपने मल्टीप्लाई किया, राउंड ग्रीन को जब आपने मल्टीप्लाई किया रिंकल येलो के साथ, तो आपको F1 जनरेशन में क्या निकल के आया, राउंड येलो निकल के आएगा। ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, यहाँ पे ये निकल के आया है। और दूसरी बात यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन F1 प्लांट्स गिव पैरेंटल फिनोटाइप एंड टू मिक्सचर्स कॉम्बिनेशंस राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन, तो सीड्स प्लांट्स इन द रेशियो, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे ये फिनोटाइप रेशियो है, जो कि मैंने आपको अभी काउंट करके सिखाया है। कंक्लूजन ये है राउंड एंड येलो सीड्स आर डोमिनेंट्स होगा, क्योंकि जो भी राउंड होगा कैपिटल में, कैपिटल आर मतलब डोमिनेंट है, कैपिटल वाई मतलब डोमिनेंट है, तो यहाँ पे जो भी अगर कैपिटल्स में अगर होगा राउंड येलो हमेशा क्या माना जाएगा, डोमिनेंट माना जाएगा। अकर्स ऑफ न्यू फिनोटाइप कॉम्बिनेशन सो दैट जीन फॉर द राउंड येलो सीड्स आर इनहेरिट एंड इंडिपेंडेंटली इच अदर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब यहां से क्वेश्चंस ये आता है, बच्चा, हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस, ये अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, सिंपल सी बात है, डीएनए की वजह से, डीएनए प्रोटीन की वजह से ये अपने आप को क्या कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है। चलो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। बोला कि यहाँ पे जो सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्सेज ऑफ मेकिंग प्रोटीन इन द सेल्स, तो सबसे मेन जो कारण होता है वो होता है डीएनए का। सो सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, डीएनए ही क्या कर देता है, इंफॉर्मेशन देता है। सिंपल सी बात है, आजकल किसी के बारे में अगर पता करना हो वो है या नहीं है तो डीएनए चेक करा लो, जैसे डीएनए पता करेंगे, चेक करेंगे तो पता चल जाएगा जो भाई क्या है नहीं है ना। तो डीएनए सबसे मेन जो है ना सोर्सेज होता है किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए। So plants height can thus depend on the amounts of particular plants hormones. The amount of the plant's hormone made will depend on the specific efficiency of the process of making it. The cellular DNA information sources होता है, बार बार यही पे कह रहे हैं बच्चा, डीएनए जो डीएनए होगा वो इंफॉर्मेशन सोर्सेज है, यहीं से पता किया जा सकता है कोई भी ट्रेड्स है, ठीक है ना, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो डीएनए से, ठीक है। तो डीएनए मेन इसका सोर्सेज होता है। सो फॉर सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, एंजाइम्स को सिंथेसाइज करेगा, वर्क एफिशिएंटली होगा, मोर हार्मोन्स प्रोड्यूस टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स, तो जो भी उसके हार्मोन्स होंगे, जो भी उसका डीएनए होगा, उसकी एफिशिएंसी होगा, वही काफी होता है, उसके काम भी काफी है, हार्मोन्स भी काफी है। जैसे होता है कभी कभी जो पेरेंट्स के जो हार्मोन्स है वो ऑफ स्प्रिंग में भी हार्मोन्स है, तो जो हार्मोन्स है कहाँ से रिलीज होगा भाई, डीएनए के हिसाब से हो सकता है ना। तो जो डीएनए वाली बात होगा तो डीएनए ही क्या कर सकता है, वो एक्सप्रेस कर सकता है। जो डीएनए पेरेंट्स का होगा वो आपको जो है ना ऑफ स्प्रिंग में भी देखने को मिलेगा, वही क्या कर सकता है, उसके ट्रेड्स को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है कि नहीं। जो पेरेंट्स का जो डीएनए होगा, जो बच्चे में होगा,
वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, भाई हाँ ये पेरेंट्स, ये इसका ऑफ स्प्रिंग देखो यही जो है ना मैच कर रहा है, इसी वजह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो बात बताने वाले बच्चा, ये तो बुक में होगा ही होगा, रेफरेंस बुक में आप देख लो, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स का यहाँ पे जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहता है ये 3 है। पहला क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि हम बात कर चुके हैं, और दूसरा है हम लोग का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है ध्यान सुनो। वैसे तो आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस मैंने समझा दिया, क्या था, जब लॉ मेंडल साहब ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाए थे, ठीक है ना, तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना, वो एक तरीके से फर्स्ट वाला जो जनरेशन था वो सब का सब लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात था, क्योंकि सारे के सारे जो प्लांट्स था वो क्या निकल का आ गया था, टॉल। जब सारे के सारे प्लांट्स अगर टॉल में था तो सब डोमिनेंस में चला गया, तो जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होता है। ऐसा नहीं है जब हम पेरेंट्स के हिसाब से गैमेट्स फॉर्म करवाए और जब गैमेट्स फॉर्म हुआ तो सारे के सारे टॉल हो जाएगा, ऐसा संभावना नहीं है। ठीक है ना, ऐसा संभव बहुत रेयर केस में। से स्टेट दैट सम एलील व्हिच आर वेरिएंट ऑफ पार्टिकुलर जीन फाउंड एट द सेम क्रोमोसोमल लोकस या लोकेशन आर डोमिनेट ओवर द अदर एलील ऑफ द गिवन जीन। तो जो भी गिवन जीन दिया गया था तो सारे के सारे क्या हो गया था, डोमिनेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, बस हम आपको सिंपल से भाषा में समझा देते हैं, बाकी तो आप इसको लिख लेना। आगे लिखा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है जो एक साथ होने के बावजूद भी, एक साथ क्रोमोसोम्स होने के बावजूद भी अगर कहें तो एक दूसरे को यहाँ पे किसी भी तरीके का डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसी को हम कह सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब एक्स एक्स और एक्स वाई अगर मान लीजिए एक ही क्रोमोसोम के हिसाब से जो ऑफ स्प्रिंग के हिसाब से जब आते हैं बनते हैं, ठीक है ना, तो रहते हुए एक साथ रहते हुए भी वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब ये स्टेट दैट टू एलील ऑफ ईच जीन सेपरेट, सब जीन जो होगा उसके मान लीजिए एक साथ है लेकिन वो सेपरेट है, वो किसी भी तरीके से गैमेटाइजेशन सो दैट पेरेंट में ओनली पास ऑफ वन एलील, पेरेंट्स में एक एलील पास कर सकता है, दस द ऑफ स्प्रिंग कैन ओनली वन इनहेरिट वन एलील फ्रॉम द ईच पेरेंट। तो मदर से जितना पेरेंट मतलब मदर से जितना भी एलील होगा वो इनहेरिट किया, और जितना फादर से वो इनहेरिट किया तो दोनों से सेपरेट किया। और जब दोनों से सेपरेट किया तो दोनों मिक्स नहीं होता है, दोनों मिक्स नहीं होता है, वो दोनों अपना अपना काम कर रहा है। ये नहीं जो फादर वाला जो अलील है मदर को जो अलील मिला है उसको जाकर डिस्टर्ब करेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो और जो मदर से जो अलील मिला है, जो क्रोमोसोम्स मिला है, जो डीएनए मिला है, जो चीज मिला है, वो फादर के डीएनए को इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वो दोनों अपने आप में क्या करेगा, एक्सप्रेसिव रहेगा। ठीक है ना, दोनों मिक्सिंग नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसी तरह की बात करें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये होता है ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी के साथ भी जो क्रोमोसोम्स की बातें करते, जो जीन की बातें करते, जो कैरेक्टर की बातें करते, जो ट्रेड्स की बात कर सकते हैं, ये जो ट्रेड्स या कैरेक्टर है ये इंडिपेंडेंट है, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, किसी के साथ कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। ठीक है ना, ये बिल्कुल इसको बंधने बांध के नहीं रख सकते हैं, ये अपने आप का फैसला, ये अपने आप का जो फैसला है जो इनहेरिट करके लेता है, इनहेरिटेंस हम लोग क्या पढ़े हैं यहाँ पे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो अपने आप का फैसला है, ठीक है ना, वो खुद से असॉर्ट कर सकता है, खुद से संभाल सकता है, उसका मर्जी मेरा मर्जी, मैं जो करूं, ठीक है ना, वो अपने आप को जो असॉर्टमेंट कर लिया, वही होता है यहाँ पे बच्चा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो स्टेट दैट एलील ऑफ डिफरेंट जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द वन अनदर ड्यूरिंग गैमेटाइजेशन एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो वहां पे नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी तरीके से यहाँ पे एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो इंडिपेंडेंट है ना। तो ये आपका 3 जो है ना दिया गया है, जो आपको याद कर लेना है, लिख लेना है, एग्जामिनेशन से पूछ दिया जा सकता है। जो बच्चा लॉ ऑफ जो है आपका मेंडल्स का जो लॉ है इनहेरिटेंस का, उसके बारे में लिखो, तो मैंने आपको तो समझा दिया, आप कितना समझे वीडियो को दोबारा आप देखते रहें, ठीक है ना, पीछे जो मैंने बात बोला है उसको आप सुनो समझो। अब यहाँ पे आगे हम लोग का सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक, जो कि क्या है, यहाँ से क्वेश्चन तो आने ही आने, ठीक है। डिटर्मिनेशंस ऑफ सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशंस। जो ऑफस्प्रिंग के हिसाब से जो बच्चे आने वाले होंगे, ठीक है ना, वो क्या हो सकता है, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, इसी चीज को हम लोग है ना
डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, पहले से पता कर सकते हैं, ठीक है ना, क्रोमोसोम के हिसाब से जो अगर ऐसा अगर होगा तो क्या हो सकता है। जैसे एक्स एक्स की बातें करें तो हम लोग की ये बात किया जाएगा फीमेल के लिए, और एक्स वाई अगर होगा तो मेल के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं तो बोला गया है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशंस, इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशंस। मतलब ये कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है, एक तो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है और दूसरा बोला गया जेनेटिक फैक्टर हो सकता है डिटर्मिनेशंस करने के लिए, जो आने वाले जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो मेल होंगे या फीमेल होंगे। तो दो ही कारण है, एक तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है और दूसरा है यहाँ पे जेनेटिक, जो जीन के हिसाब से भी हम लोग डिसऑर्डर अगर जेनेटिक अगर डिसऑर्डर अगर होता है फिर प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल अगर डिसऑर्डर होता है तो वो भी प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे दो ही फैक्टर हैं जो हम लोग निर्धारण कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, जो आने वाले जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो मेल होंगे या फीमेल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर हम यहाँ पे लेते हैं इन्वायरमेंटल, तो बोला कि इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज एग्स आर केप्ट डिसाइड द जेंडर। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, टर्टल की बात करें, ये इन्वायरमेंटल के हिसाब से बात करता है, ये इन्वायरमेंट के हिसाब से बात करता है, जो किस तरीके का टेम्परेचर है, जैसे टेम्परेचर में वो सर्वाइव करेगा रहेगा, वो अपने आप को वैसे डिसाइड कर सकता है जेंडर उसका क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर टर्टल के लिए, तो सबके लिए अलग अलग, सबके लिए अलग अलग है। तो एक इन्वायरमेंटल भी फैक्टर है, जो जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसके जो फैक्टर होंगे उसी तरीके से वो फर्टिलाइज कर लेता है। और जब वो फर्टिलाइज होगा, जैसे डॉग्स की बात करें तो विंटर सीजन के हिसाब से बात करें तो उसका इन्वायरमेंट जैसा होगा, ठीक है ना। तो अब वो मेल या फीमेल के हिसाब से अगर बातें करें तो वो हमेशा या तो टेम्परेचर या तो वही टेम्परेचर में चाहे आप हॉटनेस बोलो या कूलनेस बोलो, ठीक है ना, तो दोनों आ सकता है, ठीक है ना। तो ये एक इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है डिसाइड करने के लिए जो जेंडर किस तरीके से हो सकता है। और दूसरा होता है जेनेटिक, तो हम लोग को देखना है यहाँ पे जेनेटिक के हिसाब से। इन्वायरमेंटल बहुत कम होता है, जिसमें हमने टर्टल की बात बोला, ठीक है ना, जो इन्वायरमेंट को देखते हुए वहां पे फर्टिलाइज जब होगा तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो तो इन्वायरमेंट, लेकिन ये सब पे लागू नहीं होता है, ठीक है। वही अगर हम बात करें बच्चा जेनेटिक्स के हिसाब से, तो इन सम एनिमल्स लाइक ह्यूमंस जेंडर या इंडिविजुअल्स डिटरमाइंड बाय अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। जैसे मैंने अभी बताया जो एक्स एक्स जो होता है ना बच्चा, वो फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम होता है, और एक्स वाई जो होता है वो मेल का सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करें तो इन ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 है ना क्रोमोसोम्स होते हैं। अब 23 तो होता है, 23 तो हो जाएगा मेल के लिए और 23 हो जाएगा फीमेल के लिए। तो मेल और फीमेल दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 46। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है, जैसे 23 तो हुआ इसमें, लेकिन इसमें से काम कितना करता है, एक। अब एक का मतलब ये हुआ जब 22 को काम नहीं करा, ठीक है ना, इसमें भी 22 को काम नहीं करा, तो ये जो इसमें से एक बच गया, इसमें से एक जो बच गया ना, यही क्या करता है, काम कर सकता है, या तो एक्स एक्स हो सकता है या तो एक्स वाई हो सकता है, यही जो है ना आपको काम करता है। बाकी बात सब जो है ना ऑटोनोमस में होता है, जैसे कि आगे हम बताएंगे। सो आउट ऑफ दिस 22 क्रोमोसोम्स आर पेयर आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स का मतलब होता है निष्क्रिय, इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। एंड द लास्ट पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स दैट हेल्प इन द डिसाइडिंग, जो लास्ट वाला जो पेयर होता है, मतलब 1 से लेकर 22 तक वो ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। ऑटोसोम्स होते हैं, ये निष्क्रिय एक तरीके से बोल सकते हैं, कोई काम करने बेकार का, ठीक है ना, उससे कोई रिएक्शंस उसके कोई क्रोमोसोम काम का नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो लास्ट वाला जो होता है, जो 23rd वाला होगा, उसमें से एक इसमें से एक दोनों मिला के वही डिसाइड करेगा जो आने वाला जो जनरेशन होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो एक्स एक्स ये समझ में आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेल और फीमेल के हिसाब से ये गैमेट्स पता है कब फॉर्म होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या फॉर्म होगा बच्चा, तो गैमेट्स। और जब गैमेट्स फॉर्म हुआ तो जायगोट भी फॉर्म होगा। तो जायगोट फॉर्म होता है आपको सेल में हिसाब से, तो जायगोट जैसी फॉर्म हुआ तो जायगोट ही डिसाइड करेगा। अब एक्स एक्स अगर मान लीजिए जायगोट फॉर्म अगर कर दिया तो ऑफस्प्रिंग में क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। अब वही जब जायगोट्स यहाँ पे अगर मान लीजिए एक्स वाई अगर फॉर्म करा तो क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। मतलब आने वाले जनरेशन में जब अगर एग्स और स्पर्म अगर मैच अगर होते हैं, फर्टिलाइजेशन अगर होता है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन गैमेट्स फॉर्म करेगा, और गैमेट्स के बाद जायगोट फॉर्म होता है, और जायगोट के बाद ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो जायगोटिक में डिसाइड हो जाता है जो आने वाले जनरेशन में किस टाइप का वो जनरेशन या ऑफस्प्रिंग हो सकता है, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चा
बोला गया दिस शो दैट आर हाफ ऑफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड हाफ ऑफ द विल बी गर्ल्स, ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट फ्रॉम एक्स क्रोमोसोम। आधा 50% तो पहले से डिसाइड रहा था, क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए एक्स एक्स फीमेल और एक्स वाई मेल, उसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, 50% उसमें भी चांस है, 50% इसमें भी चांस होता है। और जब 50% उसमें चांस है 50% इसमें चांस है, तो वो पहले से वो ऑल लेडीज है ना 50% इनहेरिट है, पहले से डिसाइड है 50%। सिर्फ 50% की अगर बात करें, 50% जो डिसाइड होता है वो जायगोट फॉर्म होने पे वो डिसाइड हो जाता है, क्योंकि एक्स एक्स और एक्स वाई पहले से एक्स, इसमें भी पहले से एक्स, इसमें भी एक्स कॉमन, इसमें भी एक्स कॉमन, तो 50% तो पहले से डिसाइड है कि नहीं। बाकी बात जो 50% बच गया वो जायगोट में आगे डिसाइड कर जाता है, तो फ्रॉम देयर मदर्स रिगार्डलेस वेदर दे आर बॉयज या गर्ल्स। जैसी अगर बात करें तो मदर के अगर फ्यूटस में अगर बात करें, जैसी जायगोट फॉर्म होता है ऑवरीज में, जैसी अगर मान लीजिए जायगोट फॉर्म अगर करा तभी डिसाइड हो जाता है कि मेल होंगे या फीमेल होंगे। ठीक है बच्चा। So thus, a sex of children will be determined by what they inherit from their father and not from their mother। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे ज्यादा जो इनहेरिट होता है ऑफस्प्रिंग वो होते हैं अपने फादर्स। मतलब सबसे ज्यादा जो इनहेरिटेंस होता है, जो ट्रेड्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो किससे ज्यादा इनहेरिट हो जाता है? फादर्स। मदर से ज्यादा इनहेरिट नहीं होता है। ठीक है। अब यहां बचा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां पे की टर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस की टर्म्स को ध्यान सुनो। हेरिडिटी, तो हेरिडिटी किसको कह सकते हैं? द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। जीन किसको कहते हैं? अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल अ हेरिडिटरी कैरेक्टर। तो एक ऐसा सेगमेंट जो डीएनए में रहते हुए जो कंट्रोल कर, डीएनए में क्या मिलेगा? जीन। अब क्रोमोसोम कहां मिलेगा? तो क्रोमोसोम थ्रेड लाइक ए स्ट्रक्चर होता है जो इन द सेल न्यूक्लियस दैट कैरीज जीन। तो जीन को जो कैरी करेगा उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। और जीन किस में रहेगा? डीएनए। ठीक है ना। तो क्रोमोसोम किसको, क्रोमोसोम को कौन कैरी करेगा? तो जीन। अलील क्या होता है? मैंने अभी बताया अलील क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी होता है ना, वो क्या था आपका? अलील। सो अलील बोला गया डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन के हिसाब से हो सकता है। ट्रेट्स मैंने बताया क्या होता है, तो ट्रेट्स बोला गया एन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर एंड ऑर्गेनिज्म लाइक आइज या कलर या हाइट। जो भी ट्रेट्स या कैरेक्टर हाइट के हिसाब से हो सकता है, आइज के कलर के हिसाब से हो सकता है, चाहे ब्लू कलर हो सकता है आइज का, या क्या हो सकता है? ब्लैक हो सकता है। ठीक है ना। ये भी एक तरीके से क्या माना जाएगा? ट्रेट्स या कैरेक्टर। इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब हुआ जो कैरेक्टराइज पासेड डाउन फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ टू ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में जो भी अगर मान लीजिए इनहेरिट होता है, वो भी एक तरीके से मान लिया जाएगा इनहेरिट ऑफ ट्रेट्स बोल सकते हैं। और भी देखो एक्वायर्ड ट्रेट्स मैंने क्या बताया? तो एक्वायर्ड ट्रेट्स का मतलब होता है कैरेक्टराइज दैट आर डेवलपिंग ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम एंड आर नॉट पास ऑन ऑफस्प्रिंग बॉडी वेट इन जिम। देख लो मैंने पहले आपको क्या बताया, एक्वायर्ड ट्रेट्स, जब पिन्ना काट लिए, कान काट लिए, अगर मान लीजिए मेरे फादर अगर बॉडी बिल्डर है और हम यहाँ पे अगर देखें तो सिंगल हेडर का मतलब दुबले पतले अगर हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? कैसा ट्रेट्स है? एक्वायर्ड वाला है कि नहीं? है कि नहीं? तो जो अगर जिम करा, वेट बढ़ा लिया घटा लिया, इसका मतलब वो एक्वायर्ड में चला जाएगा। जेनेटिक्स की बात करें, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल दैट स्टडी हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो ये जेनेटिक वेरिएशंस होता है। डोमिनेंट ट्रेट्स मैंने समझा दिया था, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको क्या बोलते हैं? डोमिनेंट ट्रेट्स बोलते हैं। रेसेसिव ट्रेट्स किसको बोलते हैं? जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? रेसेसिव ट्रेट्स बोलते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने बताया था, जो क्रॉस बिटवीन individuals that consider only one pair of contrasting traits। एग्जाम्पल के लिए टॉल वर्सेस शॉर्ट। एग्जाम्पल के लिए टॉल वर्सेस शॉर्ट मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया था, जिसमें सारे क्या था? टॉल था। डाइहाइब्रिड क्रॉस किसको बोल सकते हैं? जहां पे हम लोगों ने लिया था क्रॉस दैट कंसिडर टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, जिसमें हम लोग सीड शेप एंड कलर की बातें करें, चाहे येलो सीड की बातें करें, ठीक है, रिंगल के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था। ठीक है। अब आगे देखो ऑटोसम्स की अगर बात करें, ऑटोसम्स किसको बोल सकते हैं? दोज क्रोमोसोम व्हिच डू नॉट प्ले एनी रोल इन सेक्स डिटरमिनेशंस। मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, जब भाई 23 को जो होता है ना, 23 को मान लीजिए 23 अगर मेल में होते हैं, 23 अगर फीमेल में होते हैं, लेकिन जो 1 से लेकर 22 तक का कोई रोल नहीं है, वो डिटरमाइन नहीं कर सकता है जो मेल होगा या फीमेल होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 22, अब 22 तक में कोई रोल किसी का नहीं है। जैसे 23 अगर 23वां नंबर वाला जो होगा क्रोमोसोम, वही डिसाइड करेगा चाहे मेल आने का या फीमेल आने का। ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोल सकते हैं।
सेक्स क्रोमोसोम्स बोला गया, दोज क्रोमोसोम्स विच प्ले इन अ रोल इन द डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द न्यूबॉर्न। ठीक है, इफ द स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम, इसको ध्यान समझ लीजिएगा, इफ द स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज विद द ओवियम या एग्स विथ एक्स क्रोमोसोम, देन द बेबी विल हैव एक्स एक्स क्रोमोसोम एंड इट विल बी फीमेल। अगर मान लीजिए एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज हुआ ओवियम में, ऑलरेडी अगर बात करें यहाँ पे तो ओवियम में तो पहले से ही वो रहता है एक्स एक्स रहता है ना, और वही मेल की बात करें तो एक्स वाई। अब ये एक्स ये वाई दोनों में से क्या इसमें जा रहा है, वो कौन चीज को इनहेरिट कर रहा है, 50% पहले चांस है, इसका तो बातें नहीं करेंगे, 23rd वाला ही बात किया जाता है। यहाँ पे किसका बात किया जाएगा, वो एक्स एक्स होगा, जैसे यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम है, और जैसे वो ओवियम में गया फिर से वो क्रोमोसोम एक्स ही इनहेरिट कर लिया, तो जैसे एक्स एक्स अगर इनहेरिट कर लिया तो ये जो एक्स एक्स होता है वो क्या कहा जाएगा, तो कहा जाएगा फीमेल हो जाएगा। ठीक है ना, यही बात कहना चाह रहा है। ठीक है, सो इफ द स्पर्म हैविंग वाई, अगर स्पर्म अगर मान लीजिए बोला गया इसमें स्पर्म किसका गया, एक्स वाला, अगर स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल को ओवियम में अगर चला गया तो फीमेल में ऑलरेडी एक्स एक्स होता है, और मेल का अगर एक्स क्रोमोसोम जाता है ओवियम में तो एक्स ऑलरेडी एक्स में है उसमें, इसका मतलब एक्स एक्स क्या बना देगा, फीमेल ऑफ स्प्रिंग होगा। वही अगर मान लीजिए मेल का अगर वाई क्रोमोसोम जाता है, अगर वाई क्रोमोसोम अगर गया फीमेल को ओवियम में, उधर से वाई, मेल का वाई फीमेल का एक्स, तो एक्स वाई क्या हो जाता है, मेल। ठीक है, तो यहाँ पे इफ द स्पर्म हैविंग वाई क्रोमोसोम्स फर्टिलाइज विथ ओवियम विथ एक्स क्रोमोसोम्स, देन बेबी विल हैव एक्स वाई क्रोमोसोम्स एंड इट विल बी मेल। ठीक है, और यहाँ पे फीमेल। ठीक है बच्चा, तो आई होप आपको मैंने फास्ट रिविजन के तहत आपको समझाने का कोशिश किया। अगर फिर भी आपको कहीं पे भी अगर डाउट नजर आ रहा हो तो आप हमें जरूर कमेंट करें। ठीक है, क्वेश्चन सेशन यहां से हम आपको पार्ट 2 में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, तो मैं यहां से थैंक यू करके निकलना चाह रहा हूं, और आगे आपको वेलकम करने के लिए तैयार रहूंगा, क्योंकि पार्ट 2 इसका क्वेश्चन सेशन के साथ आप लोग हमेशा तैयार रहना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।